हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लास्ट चैप्टर बता रहा हूँ, लास्ट टॉपिक, जो कि है न्यूमेरिकल्स। हम लोगों ने वेक्टर के लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर 8 में, उसमें बच्चों कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे जो कि एनसीईआरटी के थे। उसमें आपने कॉन्सेप्ट समझे थे कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बहुत कुछ सीखा था। आज बच्चों हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस लेक्चर में आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दो चीज़ें छोटी बातें हैं जो मैं न्यूमेरिकल कंप्लीट कराने के बाद आपको एंड में बता दूंगा। वो जस्ट एक एडिशनल टॉपिक है आपको कुछ थोड़ा सा और समझाने के लिए वेक्टर में। इससे ज़्यादा बच्चों वेक्टर में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं इस लेवल पे। आप कोई भी बुक उठा लो, एनसीईआरटी, एच.सी. वर्मा सर की बुक, रॉबर्ट ट्रेस्निक, हेलिडे वॉकर, मैं फाइनमैन सर की बुक नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा एडिशनल दिया हुआ है जो कि इस लेवल पे आपको समझ में भी नहीं आएगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप उसे समझें। उसके लिए आगे भी पढ़ेंगे हम लोग बहुत कुछ, ठीक है। तो इस लेवल के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लेना, ठीक है बच्चों। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 12 या 13 तक सॉल्व करे थे। आज उसी का कंटिन्यूएशन है। आज हम किस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? आज हम एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करी थी, आज एच.सी. वर्मा सर की बुक, और उसमें मैंने रेसनिक, हेलिडे वॉकर का एक क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, बात समझ रहे हैं? इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो बच्चों, पहला जो आपका क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए रखा है रॉबर्ट ट्रेस्निक, हेलिडे एंड वॉकर से, क्योंकि बच्चों ये जो आपको अंडरस्टैंडिंग देने वाला है ये मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आपको थोड़ा रिजल्टेंट के बारे में मैं एक पॉइंट बताना चाहता था, वो मैं इसके ज़रिए बताऊँ। बात समझो क्या है बच्चों। गिवन आर द डिस्प्लेसमेंट्स एंड डायरेक्शन इन विच दे आर मेड वाइल मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी टू सी एंड फाइनली डी। फाइंड ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू डी एंड इट्स डायरेक्शन। क्या रहा है क्वेश्चन, बात समझना बच्चों। ये हेलिडे का क्वेश्चन है ज़रूर, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा नॉमेनक्लेचर में चेंज करा है ताकि आपको समझ में आए। मैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए टू बी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो ए से बी जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है d1, मतलब d1 डिस्टेंस वो मूव कर रहा है। बी टू सी जा रहा है, d2 मूव कर रहा है, और सी टू डी जा रहा है, d3 मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया बताओ फाइनली ए टू डी जाने में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही पूछा जा रहा है। और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि d1 जो है, मतलब d1 जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, और किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे चली जा रही है, एक्स एक्सेस से 40 डिग्री के एंगल पे। d2 जो है वो 8 मीटर है और कितने एंगल पर है, 60 डिग्री, थीटा 2 कितना है, 60 डिग्री। d3 है आपका 5 मीटर पे और थीटा 3 है आपका 0। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस क्वेश्चन के एंड में होगा, वो पहले देखते हैं। तो बच्चों ये आप एक बार देखो, मैं एक नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। इसको अगर लिखना हो तो ये बस आप फिगर लिख लो और ये वैल्यूज़ लिख लो। हाँ तो बच्चों क्या कह रहा है, देखो बच्चों मैं जल्दी से यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, वही वाला रिपीट करता हूँ। ये है ए बी सी डी, d1 d2 और d3। अब बच्चों ध्यान से समझना, d1 कितना दे रखा है, d1 है बच्चों 6 मीटर 40 डिग्री, 6 मीटर 40 डिग्री। d2 कितना दे रखा है, d2 दे रखा है 8 मीटर 60 डिग्री, और d3 कितना दे रखा है, d3 बच्चों दे रखा है 5 मीटर 0 डिग्री। यही तो दे रखा है, ये देखो d3 5 मीटर 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से समझो, करना क्या है यहाँ पर। मुझसे पूछा गया है कि भैया ये बताओ ए टू डी जाने में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, लेट डी नेट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी,
ठीक है, डी नेट मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक तरीका है वेक्टर को जुड़ना। अब क्योंकि ये प्लेन मोशन है, मतलब एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं कह रहा है कि ए टू बी जा रहा है, बी टू सी आपकी तरफ जा रहा है, वो एक ही प्लेन में लिखा हुआ है, तो एक ही प्लेन में हमको कंसिडर करना है, यानी कि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर की प्रॉब्लम है। तो 2 डायमेंशनल जब भी वेक्टर की प्रॉब्लम हो और उसमें यूनिट वेक्टर अगर ना दे रखे हों या दे रखे हों, तो आप उसको यूनिट वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। और एक और आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दे रखे हुए हैं, तो अगर एंगल्स दे रखे हुए हैं बच्चों तो और आसान हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दिमाग में, मैं यहाँ आपको बना के ज़रूर दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये होती है प्लस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। और मैंने एक चीज़ और बताया था जब मैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था, कि जब भी आप कोई एंगल लोगे किसी वेक्टर का, तो एक कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, मतलब कौन सा साइन लेना एंगल, वो अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी हम एंगल लेंगे वो पॉजिटिव एंगल होंगे, पॉजिटिव थीटा होंगे, और एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होंगे वो हम निगेटिव थीटा लेंगे। बात समझ गए? ये हमको इतना ध्यान रखना है। हो सकता है किसी बुक में अपोजिट हो, उससे मतलब नहीं है। अनलेस और अनटिल आपका जो आंसर है वो नहीं चेंज हो रहा है, तो ये कन्वेंशन आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये मानोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में यही कन्वेंशन माना गया है। ठीक, अब कहोगे सर ये तो हमने मान लिया, अब करना क्या है? बच्चों करना ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने डिस्प्लेसमेंट हैं, यानी ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, इनको एक्स एक्सिस के कंपोनेंट इनके निकालते हैं कि भैया एक्स एक्सिस में बॉडी कितना चली है, यानी ए टू डी आने पे बॉडी आगे कितना बढ़ी है, इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना बढ़ गई। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, d1x निकालेंगे। आप कहोगे सर ये d1x क्या है? d1x मतलब यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ d1 का कंपोनेंट x डायरेक्शन में। तो बच्चों ये होगा क्या? ये बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा बच्चों d1 कितना है 6, अब एंगल कितना है 40 डिग्री। अब देखो इस फिगर से ध्यान से समझना, 40 डिग्री अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट कर दूँ ऐसे, तो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है, तो यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा है, ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा है। तो ये जो थीटा है अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट लूँगा, तो कंपोनेंट से आपको याद होगा ये हो जाएगा d1 cos थीटा, d1 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 6 cos 40, ये हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह से अगर मैं d2 को लूँ और यहाँ पर एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम रखूँ, मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बच्चों रख रहा हूँ, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो ये जरा d2 देखो, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, d2 जो एंगल बना रहा है थीटा 2, वो निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर बच्चों जब आप d2x निकालोगे, d2x, तो ये क्या हो जाएगा, d2 कितना है 8 मीटर और कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ये प्लस 60 है माइनस 60, यहाँ पर आपको डायग्राम डायरेक्ट दे दिया, तो डायग्राम के हिसाब से d2 जो है आपका x से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इसको ले लेंगे 8 cos माइनस का 60 डिग्री, यही तो बच्चों। अब कहोगे सर cos प्लस लो या माइनस लो, बात एक ही। देखो बच्चों बात एक ही है, क्योंकि cos पॉजिटिव थीटा हो चाहे cos नेगेटिव थीटा हो, वो cos थीटा ही होता है। लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा, सिर्फ आंसर करेक्ट होने से आपका आंसर सही नहीं होता, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन सही नहीं होता। ये फिजिक्स भी दिखनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी दिखनी चाहिए कि हाँ आपने करेक्टली अप्लाई करी है, ठीक है? उसी तरह से बच्चों d3x क्या होगा, d3x होगा। अब देखो d3 तो अगर आप इमेजिनरी एक एक्सिस फिट करो, तो ये जो d3 है ये तो x एक्सिस की ही डायरेक्शन में, और ये दे भी रखा है कि ये भाई 5 मीटर का डिस्टेंस है और एंगल कितना बना रहा है 0, तो ये हो जाएगा 5 cos 0 डिग्री। इनको बच्चों आप अपने आप कैलकुलेटर, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कैलकुलेटर बच्चों, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसमें कैलकुलेटर का हो सकता है आपको यूज़ करना पड़े। अब आप cos 40 की वैल्यू तो निकालोगे नहीं। आप कहोगे सर क्या एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है? देखो बच्चों मुझे ये नहीं पता, कुछ एग्ज़ाम्स में अलाउड करते हैं, शायद इंजीनियरिंग लेवल पे तो करते थे, शायद आई थिंक 12th लेवल पे नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे एंगल दे रखे होंगे, मान लो ये 30 डिग्री दे रखा होता, तब तो आप निकाल लेते आराम से, cos 30 की वैल्यू पता है आपको √3/2, तो ये टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बुक में ऐसे दे रखा था तो मैंने सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे दिखा दिया। मेन जो बात बतानी है वो मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। तो देखो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। तो d1x की जो वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ,
d1x की बच्चों जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.6 मीटर, 4.6 मीटर। और d2x, अब भाई cos 60 जो होता है वो होता है 1/2 और cos माइनस 60 भी 1/2 होता है, क्योंकि याद होगा आपको cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। अगर ये याद नहीं बच्चों तो जो बेसिक मैथमेटिक्स मैंने लेक्चर पढ़ाए थे वो जाके जरूर देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट पढ़िए। अब आप सोचोगे सर इतनी मेहनत आपने 19 लेक्चर पढ़ाए थे, किस लिए पढ़ाए थे? इसीलिए पढ़ाए थे ताकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको परेशान ना करें। तो 8 cos माइनस 60 ये हो जाएगा cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो 8 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 4 मीटर। और देखो d3 क्या होगा, 5 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 मीटर। कहोगे ठीक है सर ये तो आ गया। अब आती है बच्चों बात, d1x आ गया, d2x आ गया, d3x आ गया। हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? नेट, डी नेट निकालना है। लेकिन हमने x डायरेक्शन में निकाल लिया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्यों ना अब हम x डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट निकालें, यानी कि डी नेट x। अब ये कहोगे सर ये मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया डी नेट x, यानी कि x डायरेक्शन में नेट कितना बॉडी मूव करिए, तो ये जितने हैं उनको जोड़ दो, d1x प्लस d2x प्लस d3x। ये बच्चों कर लेना कितना आ जाएगा, 4.6 प्लस 4 प्लस 5, ये 13.6 आ जाएगा ना। 4.6 प्लस 4 8.6, 8.6 प्लस 5 13.6 मीटर, यानी बॉडी x डायरेक्शन में 13.6 मीटर ट्रेवल करी है A टू D जाने में। ये एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे हमने x डायरेक्शन में निकाला डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि बॉडी y डायरेक्शन में कितना नेट मूव करी है। तो उसके लिए हम बच्चों क्या निकालेंगे, d1y। d1y का मतलब क्या हो गया बच्चों, d1 कितना था 8। अब ये देखो बच्चों इसका y कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट साइन थीटा, d1 साइन थीटा, d1 साइन थीटा। अच्छा ये देखो ये 8 नहीं 6 है, सॉरी, तो ये 6 साइन 40 डिग्री। अब कहोगे सर ये प्लस 40 डिग्री क्यों लिया? भाई देखो ये वाला थीटा x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमने क्या ले लिया, थीटा पॉजिटिव ले लिया, तो d1 देखो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये देखो आ भी गया 6 साइन 40। उसी तरीके से d2y बच्चों क्या होगा, d2y हो जाएगा आपका 8 साइन माइनस का 60 डिग्री। और d3y क्या हो जाएगा बच्चों, देखो d3 हो जाएगा 5 साइन 0 डिग्री। अब कहोगे सर ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आप लोग तो समझदार हो। कहोगे सर d3 x एक्सिस पे है, y पे तो कंपोनेंट ही नहीं होगा, d3 डायरेक्ट 0 लिख दो। बच्चों आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 5 0 डिग्री है, इसको लिखोगे तो साइन 0 ऑलरेडी 0 आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ और समझते हैं, अगर आपसे कोई डायरेक्टली बोले कि इन डिस्प्लेसमेंट को देख के बताओ कि x एक्सिस पे जितने डिस्प्लेसमेंट हैं वो सारे किस डायरेक्शन में, प्लस x एक्सिस में है कि माइनस x एक्सिस में। तो देखो अगर आपने थीटा का प्रॉपर कन्वेंशन लिया है जैसे ये है, तो देखो d1 cos थीटा कैसा आना चाहिए, इसको ऐसे गिराओ ऐसे गिराओ, तो देखो प्लस x एक्सिस में जा रहा है और ये देखो पॉजिटिव आ रहा है। उसी तरह d2 को गिराओ x एक्सिस पे तो ये ऐसे गिरेगा ऊपर की तरफ, तो d2 cos थीटा 2 हमने नेगेटिव ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन cos नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये देखो 4 मीटर, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह d3 देखो, d3 तो पॉजिटिव में है ही, तो वो देखो 5 मीटर। यानी कि हमने जो साइन कन्वेंशन लिया था वो देख कर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या सही लिया था, बिल्कुल सही लिया था। लेकिन अब जरा वाई एक्सिस में आ जाओ, जब इसको y एक्सिस में कंपोनेंट लोगे तो देखो क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। d2 का जब आप साइन कंपोनेंट लोगे, वर्टिकल कंपोनेंट y डायरेक्शन में, तो ये तो d2 इधर गिर जाएगा x एक्सिस पे, और ये एरो किधर जा रहा है, ये ऐसे गिराओगे तो नीचे की तरफ आएगा, यानी d2 का जो कंपोनेंट आएगा y एक्सिस पे वो नेगेटिव होगा नीचे की तरफ, और d3 का तो होगा ही नहीं, और ये यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। अगर आप साइन 40 इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आ रही है, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, ये वैल्यू आ रही है 3.86 मीटर, ठीक है। और अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -8 साइन 60। और बच्चों साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2,
इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये मैं डायरेक्ट पॉइंट में वैल्यू लिखे दे रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस का 6.93 मीटर। और उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये 5 sin 0 तो 0 होता है, ये हो जाएगा 0 मीटर। अब आपको क्या करना है, वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, तो डी नेट वाई डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3.86, या मैं पहले वैसे लिखता हूँ, d1y प्लस d2y प्लस d3y, ये हो जाएगा 3.86 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 6.93 प्लस d3y 0। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चों, माइनस का 3.07 मीटर, माइनस का 3.07 मीटर। तो हमें क्या पता चल गया, डी नेट एक्स डायरेक्शन में पता चल गया और डी नेट वाई डायरेक्शन में पता चल गया। अब बहुत सिंपल है सॉल्व करना, कैसे सिंपल है वो भी मैं दिखाता हूँ, इसको लिख लो एक बार। हाँ बच्चों देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई एक्सिस पर एक्स और वाई में जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ड्रॉ करता हूँ। तो देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ कि ये भैया है हमारा डी नेट एक्स, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। लेकिन डी नेट वाई जो है वो भैया आ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, वो आ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डी नेट वाई, ये हो जाएगा कि नहीं। देखो बच्चों ये क्या आ रही है वैल्यू, माइनस 3.07 आ रही। अब बच्चों डी नेट क्या होगा, अगर आपको मैंने बताया था दो वेक्टर दे रखे हो तो उनको ऐड करना बहुत सिंपल होता है, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। तो यहाँ तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, डॉट, याद करो हम इसको शिफ्ट करके ऐसे हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में ले आए, ये डी नेट वाई हो गया। और यहाँ से जो एरो पहले वेक्टर की टेल और फाइनल वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेगा, ये आपका बच्चों डी नेट होगा। और ये मान ले एंगल बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस से, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, उससे एंगल बना रहा है थीटा। तो डी नेट आपका कहाँ से निकलेगा, डी नेट बच्चों हो जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डी नेट एक्स का स्क्वायर प्लस डी नेट वाई का स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ समझ में आ चुका होगा। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स लगानी है, डी नेट एक्स यानी कि 13.6 का होल स्क्वायर प्लस 3.07 का होल स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बच्चों 13.9 मीटर। ये बच्चों आप सॉल्व करके देख लेना। आप कहोगे सर ये तो आ गई, आपने तो सॉल्व कर दिया, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा वो मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पर वैल्यूज़ भी ऐसे दी जाएंगी कि इतनी कठिन कैलकुलेशन नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मैं आपको समझाने के लिए बस ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। मुझे एक बात बतानी, अब देखो बच्चों हुआ क्या है ये बात समझना। आपने डिस्प्लेसमेंट तो नेट निकाल लिया बहुत आसान तरीके से, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भैया ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी नेट ए से डी जाने में, मतलब पहले आप ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए, तो आपका ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे करके, देखो ये नीचे की तरफ, ये आपको यहाँ पर क्लियर में भी हो नहीं रहा होगा, मैं फिर से इसको बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कैसे मूव कर रहा है। ए टू बी गए, बी टू सी गए और सी टू डी गए। तो देखो ए टू बी गए, बी टू सी गए और सी टू डी गए। अब जरा ए से डी को जोड़ो, ये देखो, तो ये डी नेट है आपका। और इस फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि भैया ये डी नेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हमको ये एग्जैक्ट बताना है कि ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स। अगर यहाँ पर मैं इनिशियल पॉइंट पर एक एक्स वाई एक्सिस रख दूँ, भैया अगर मैं यहाँ से ट्रेवल करूँगा और मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ से एक पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो मैं किस रेफरेंस में बताऊंगा कि मैं किस डायरेक्शन में चला, जहाँ से स्टार्ट करा उसी डायरेक्शन से तो बताऊंगा। तो पॉइंट ए पर अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रख दूं तो मुझे डी नेट बताना है। डी नेट कितना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा भी मुझे बताना है, थीटा कि ये किस डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है,
tan थीटा अगर हम इस ट्रायंगल में लगा दें, किस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी नेट वाई अपॉन डी नेट एक्स, ये हो जाएगा। डी नेट वाई कितना आया था, डी नेट वाई आया था -3.07, -3.07, और डी नेट एक्स कितना आता है, डी नेट एक्स आया था आपका 13.6। इसको बच्चों सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लेना तो आपकी थीटा की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, tan इनवर्स, ये tan इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, माइनस का 3.07 अपॉन 13.6, ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी आपकी, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12.7 डिग्री, 12.7 डिग्री। अब कहोगे सर ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है इसलिए माइनस आ रहा है। अब यहीं पर मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि भैया हमको आंसर तो मिल गया, आंसर क्या मिला कि जो भैया डी नेट है वो है 13.9 मीटर और किस डायरेक्शन में है, वो है -12.7 डिग्री। कहोगे सर इस माइनस का क्या मतलब है, इस माइनस का मतलब है कि ए से अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जा रहा है, और जो कि दिखने पर भी लग रहा है, देखो बच्चों दिखने पर लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना। लेकिन अब यहीं पर होती है बच्चों गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप tan इनवर्स निकालो कैलकुलेटर तो आपको यही आंसर देगा, यही आंसर देगा और यह आंसर सही भी होगा। कैलकुलेटर हमेशा पहली वैल्यू देता है। आप कहोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, देखो बच्चों ये वैल्यू आपकी करेक्ट आंसर है, लेकिन वो सिर्फ इस क्वेश्चन में है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये आंसर गलत भी हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे, बताता हूँ कैसे। यहाँ पर ध्यान दो, ये सब कहानी इतनी मैंने क्वेश्चन लगवाया ही इसी चीज़ को समझाने के लिए। क्या है बच्चों, अगर आप tan का, मैंने आपको याद होगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री आपने भी पढ़ा रखी, ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो मैंने मैथमेटिक्स की सीरीज़ में बताई है सिर्फ फिजिक्स के लिए। अगर आप क्या करो, थीटा और ये tan थीटा, इसका कर्व देखो तो आपको याद होगा ये कर्व कुछ ऐसे होता है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है -90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, यहाँ पर 0 90 फिर ये आ जाता है 180 डिग्री, ये यहाँ 180 डिग्री, फिर ये आ जाता है 90 और फिर यहाँ पर कहीं -180 डिग्री। अब देखो ये वैल्यू है +1 यानी कि tan की +1 वैल्यू, और ये वैल्यू है -1। तो भैया जाहिर सी बात है कि जब आप इसको रेशियो लोगे तो ये 1 से कम आएगा और ये नेगेटिव वैल्यू होगी tan इनवर्स, यानी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस की कोई वैल्यू जो कि 1 से कम है। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगी कहीं -1 से यहाँ पे कहीं लाई करेगी। और इससे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, इससे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो ये देखो ऐसे 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 ऐसे। कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, अभी मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब जब आप इससे माइनस लाइन, अगर आपसे कोई पूछे भैया tan की इस वैल्यू पर थीटा कितना है, तो आप कैसे क्या करोगे, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और ये tan के ग्राफ को जहाँ कट कर रही होगी वो जो वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग वही थीटा होगी। तो ये देखो दो वैल्यू कट कर रही हैं, एक तो इस कर्व को कट कर रही है और एक इस कर्व को। ये वाली जो वैल्यू है ये हमको कैलकुलेटर बता देगा, जो सबसे पहली वाली वैल्यू है वो होगी -12.7 डिग्री, जो कि हमारा यहाँ इस केस में आंसर है। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू होगी आपकी 167 डिग्री, 167 डिग्री। अब कहोगे सर अगर ये दोनों ही आंसर हैं तो इसमें सही कौन सा है, -12.7 डिग्री या 167 डिग्री। बच्चों इसीलिए मैंने कहा आपसे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो x और y के जो कंपोनेंट हैं नेट डिस्प्लेसमेंट के, उन दोनों को देखो कि वो किस डायरेक्शन में। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ये मान लो आपका एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है आपका। अब देखो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें डी नेट एक्स आ रहा है इस डायरेक्शन में और डी नेट वाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका नेट रिजल्टेंट है वो चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है,
चौथे क्वाड्रेंट में। तो थीटा जो वैल्यू है, थीटा किससे है, देखो एक्स से अगर हमको थीटा निकालना है, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हमको थीटा चाहिए, तो देखो थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। चौथे क्वाड्रेंट का मतलब ये नीचे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये आंसर हमारा सही है। मान लो अगर आपका डी नेट एक्स होता पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और डी नेट वाई होता पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो डी नेट होता वो होता सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि जो डी नेट है वो थीटा जो बना रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। तो ये क्या वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस। उसी तरह अगर डी नेट, अब ये आपका पॉइंट है, डी नेट एक्स अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में होता और डी नेट वाई आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होता, तो जो आपका डी नेट होता यानी रिजल्टेंट होता वो होता आपका तीसरे क्वाड्रेंट में। और मैं एंगल हमेशा एक ही एक्सिस को रेफरेंस मान के बताऊंगा, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तब देखो ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी 90 से बड़ा। इस केस में बच्चों 167 डिग्री आंसर हो जाता। मतलब अगर आप डी नेट एक्स और डी नेट वाई निकालते और बाई चांस डी नेट एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन ऐसा होता कि डी नेट एक्स की वैल्यू निगेटिव आ जाती, डी नेट वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, तब जो आपका डी नेट होता वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता। और थीटा की वैल्यू बच्चों देखो कैसे आती, थीटा की वैल्यू ऐसे आती, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल तो बन रहा है लेकिन वो 90 से ज़्यादा है। तो इस केस में आंसर होता आपका 167 डिग्री, ना कि -12.9 डिग्री, 12.7 डिग्री। बात समझिए कि नहीं। और उसी तरह अगर डी नेट एक्स भी निगेटिव आता और डी नेट वाई भी निगेटिव आता, तो आपका ये जो डी नेट है वो होता चौथे क्वाड्रेंट में, और ये आपका एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होता 180 से भी ज़्यादा। ये देखो थीटा बन रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम कैलकुलेट करें, तो चाहे आप ये एंगल बता दो या माइनस में ये वाला एंगल बता दो, दोनों ही बातें की हैं। क्योंकि ये माइनस में इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, और ये वाला 180 से ज़्यादा वाला जो है वो आपको पॉजिटिव बताना पड़ेगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ गए बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन इतनी कहानी समझाने के लिए था। इसको आप लोग एक बार देख लो, और ना हो तो इस फिगर को आप एक बार लिख लो। और हमारा जो केस था ये वाले क्वेश्चन में, उस केस में ये वाला चौथा क्वाड्रेंट आ रहा था कि नहीं, जहां पर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो जो थीटा है अगर पूरा घुमा के लाओ तो ये देखो ऐसे एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बना रहा है, लेकिन इतना एंगल आपको नहीं, आपको तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो सबसे छोटा एंगल दिख रहा है वो बताना है। तो ये देखो ये वाला आपका थीटा आंसर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव है। इसको लिख लो बच्चों, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है, इस बात को देख लो इसको एक बार। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या क्वेश्चन है बच्चों, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सॉरी। The sum of the three vectors shown in figure is 0. Find the magnitude of the vectors OB and OC. भैया यहाँ पर तीन वेक्टर दे रखे हैं, जैसे आपको दिख भी रहा होगा एक्स वाई एक्सिस में। एक वेक्टर OA है, एक वेक्टर OB है और एक वेक्टर OC है। कह रहा है इन सब का रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है 0। तो हमें क्या बताना है, OA और OB और OC की वैल्यू बतानी। OB और OC ये वैल्यू मान लेते हैं, OA की दे रखी है, वो मान लो दे रखी है आई थिंक 4 मीटर मान लेते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन जहाँ से HC वर्मा सर की बुक से आई थिंक कॉपी करा था। ये 4 मीटर मान लेते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हमने एक्स और वाई एक्सिस में सारे डिस्प्लेसमेंट जोड़ लिए, वैसे ही हमको करना है। क्या दे रखा है बच्चों, वेक्टर OA दे रखा है, वो कितना है बच्चों 4 मीटर, और किस डायरेक्शन में है, -y डायरेक्शन में। वेक्टर OB और वेक्टर OC निकालना है, जबकि रिजल्टेंट इन तीनों का क्या है, 0। रिजल्टेंट 0 का मतलब होता है कि अगर मैं इनको हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ दूं तो ये एक क्लोज ट्रायंगल बन जाएगा। याद करो जब मैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था तब मैंने बात बताई थी। बहुत सिंपल है बच्चों। पहले हम एक काम करते हैं, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब जितने भी आपके वेक्टर हैं उन सबको एक्स डायरेक्शन में तोड़ के जोड़ दो। तो देखो वेक्टर ओ बी तो ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैं इसको डायरेक्टली ओ बी लिखूंगा। देखो अभी यहाँ पर क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिख दिया एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से क्लियरली मेंशन है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए पहला काम क्या करते हैं, अगर 2D में हो सारे x वाले जोड़ लो, सारे y वाले जोड़ लो और फिर दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में करा। अब OC का हमको क्या लेना है, x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। तो OC का बच्चों कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या होगा, ध्यान से समझो। OC जो है इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, OC cos 45। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि OC cos 45 जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे है कि नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस का OC cos 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बात ध्यान से समझो, OA तो y एक्सिस पर है तो इसका तो कोई कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा नहीं, वो तो जीरो हो गया। और एक चीज, क्योंकि रिजल्टेंट जीरो है इसका मतलब ये भी तो है कि इसका जो x कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट का वो भी जीरो होगा और y कंपोनेंट जो होगा वो भी जीरो होगा। ये बात मानते हो कि नहीं? क्योंकि भैया कोई भी वेक्टर्स को ऐड करने में अगर रिजल्टेंट जीरो आ रहा है उसका सीधा सीधा मतलब है कि ना तो वो x डायरेक्शन में कोई वैल्यू दे रहा है ना y डायरेक्शन में। तो हमको ये आर एक्स की वैल्यू पता चल गई, इसको हम जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा प्लस का माइनस का OC cos 45 उधर ले जाओ, cos 45 होता है √2। ये बच्चों आपको एक इक्वेशन ये मिल जाएगी कि नहीं। उसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, आर वाई इज इक्वल टू जीरो लेंगे। अब आर वाई का मतलब रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में बच्चों करते हैं। अब देखो पहला वेक्टर ओ ए है, ओ ए ये तो वाई डायरेक्शन में है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इसको बच्चों हम ले लेंगे माइनस का 4, क्योंकि देखो नेगेटिव डायरेक्शन में है। उसी तरह ओ बी तो वाई डायरेक्शन में है नहीं तो वो तो जीरो हो गया। OC का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, OC sin 45, ये क्या हो जाएगा OC sin 45 और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा तो ये हो जाएगा प्लस OC sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। और ये -4 उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, OC sin 45 हो जाएगा √2 इज इक्वल टू 4। तो OC बच्चों क्या आ जाएगा, OC आ जाएगा 4√2। ये बच्चों मीटर में आंसर आएगा। तो OC का मैग्नीट्यूड पता चल गया, इसको हम रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे, किस में रख देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो OB का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो हमको देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर OB OC पता करने, तो वो दोनों पता चल गया, OC पता चल गया और इस इक्वेशन में रख देंगे तो OB पता चल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको देख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 16, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स OA OB एंड OC इन फिगर आर इक्वल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC। बहुत सिंपल है बच्चों, करना कुछ नहीं है। हम एक काम करते हैं, लेट OA के मैग्नीट्यूड को इज इक्वल टू OB के मैग्नीट्यूड को इज इक्वल टू OC के मैग्नीट्यूड को, इन सब को हम x मान लेते हैं, या x मत मानो, इसको a मान लो। कह दोगे सर देखो लेटर में लिखना हो तो ठीक है, आसान रहता है थोड़ा। अब कह क्या रहा है कि भैया ये जो एक क्वांटिटी है वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला एक काम करना है, इस क्वांटिटी का x डायरेक्शन में हम पहले निकाल लेंगे, x डायरेक्शन में कितनी वैल्यू होगी और इस पूरी क्वांटिटी के जो ब्रैकेट में दिख रही है y डायरेक्शन में क्या वैल्यू होगी। तो पहले एक काम करते हैं, सबके x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो OA वेक्टर OA का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड है a, हमने मान लिया है, इसको गिराओ x एक्सिस पे तो a cos 30 ये हो जाएगा कि नहीं। तो a cos 30 डिग्री और cos 30 बच्चों कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 a, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह OB का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, OB का कंपोनेंट देखो, इसको गिराओ a cos 60। अब देखो ये भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा a cos 60 और cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा a/2। कहोगे सर आप तो डायरेक्ट करते जा रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव
थीटा को नहीं ले रहे हो बच्चों, या तो आप थीटा को पॉजिटिव निगेटिव मान लो। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए कि एक्सेस सही आए, हमारी एक्सेस सही आनी चाहिए। तो या तो थीटा को यहाँ पर -60 लेके सॉल्व कर लो। यहाँ पर तो मैंने एक काम करा, मैंने डायरेक्टली देख लिया कि एक्स एक्सेस पे गिराने पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा। बात समझे कि नहीं? उसी तरह बच्चों OC का एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में क्या होगा मैग्नीट्यूड, एक्स डायरेक्शन में इसको गिराओ तो OC cos 45, OC cos 45, तो OC का एक्स डायरेक्शन में क्या होगा OC cos 45। ये देखो ये जब गिरेगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस की एक्स एक्सिस में, ये माइनस की एक्स एक्सिस, तो ये जो होगा A cos 45 ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस का A cos 45। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सर ये आपने माइनस का कैसे ले लिया, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ना बच्चों, मैग्नीट्यूड है, लेकिन अभी हम ये वेक्टर लगा देता हूँ, वेक्टर लगा दो, आप समझ जाओ कि ये एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ये हो जाएगा माइनस का A cos 45 कितना होता है 1/√2, तो A/√2। ये समझ में आ रही कि बात नहीं? ये बहुत सिंपल है, इसको देख लो एक बार। बात समझ रहे हो? हमने क्या करा, सबसे पहले जितने वेक्टर हैं उन सब का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लिख लिया। तो OA एक्स डायरेक्शन में क्या होगा √3/2A होगा कि नहीं होगा। OB एक्स क्या होगा A/√2, A/2 क्योंकि cos 60 है। उसी तरह OC क्या हो जाएगा A cos 45 यानी माइनस का A/√2 क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये लिख लो एक बार, लिख लो या देख लो एक बार। उसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC, इसका हमको डायरेक्शन निकालना है। तो हम एक काम और करते हैं, हम OA का y डायरेक्शन में निकालते हैं। OA का y डायरेक्शन, ये है वेक्टर OA, इसका y डायरेक्शन निकालो तो y डायरेक्शन हो जाएगा A sin 30, और ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसको ऐसे गिराओ y पे तो ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा A sin 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा A/√2 हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से OBY डायरेक्शन में ये क्या होगा, ये होगा बच्चों, ये देखो OBY डायरेक्शन, इसको जरा y एक्सिस पे गिराओ, ये OB cos 60, OB sin 60। अब ध्यान से समझो, ये देखो निगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, इसको गिराओगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव y डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का A sin 60, और sin 60 क्या होता है बच्चों माइनस का √3A/2। उसी तरह से OCY क्या होगा, OCY बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखो OCY हो जाएगा, इसको y डायरेक्शन में गिराओ तो ये हो जाएगा OC sin 45, OC sin 45 ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो A sin 45 ये हो जाएगा A/√2। अब देखो बच्चों, आपको सभी के x और y कंपोनेंट पता चल गए। अब आपको सिंपली एक काम करना है, आपको क्या काम करना है, OA प्लस OB वेक्टर माइनस OC, इसका x डायरेक्शन में समेशन निकाल लो। x डायरेक्शन में समेशन कैसे निकलेगा, ये जो आपने वैल्यू निकालनी है इन सबको जोड़ना है, किस हिसाब से, OA प्लस OB माइनस OC, तो √3/2A प्लस A/2 माइनस, पहले मैं कर लेता हूं, √3/2A प्लस OB यानी A/2 माइनस ब्रैकेट में माइनस का A/√2, माइनस का A/√2। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा √3/2A प्लस A/2 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गए A/√2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से हम OA प्लस OB माइनस OC का y डायरेक्शन में समेशन निकाल लेंगे। तो y डायरेक्शन में समेशन निकालो तो OA है A/√2 प्लस OB कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का √3/2 इंटू A माइनस का OC कितना है y डायरेक्शन में A/√2। अब बच्चों बहुत सिंपल है, ये जो वैल्यू है ये x डायरेक्शन में पता चल गई,
ये जो वैल्यू है ये वाई डायरेक्शन में पता चल गई। तो अब तो हमको बेसिक एक ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल निकालना है। इसको एक बार देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो ये बच्चों क्या आपको मिल गया, ज़रा ध्यान से देखना, ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया एक्स डायरेक्शन में ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ये मिल गया आपको एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में क्या मिल गया आपको बच्चों, ये है वाई डायरेक्शन, ये मिल गया ओ ए प्लस का ओ बी माइनस का ओ सी, ये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भैया ये जो ये क्वांटिटी है इसका रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा। तो इसका रिजल्टेंट कहीं ये ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, ये वाला, तो इसका रिजल्टेंट एंगल ये थीटा मान लो बना रहा है। तो tan थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, tan थीटा हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी वाई डायरेक्शन में अपॉन ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी एक्स डायरेक्शन। और ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो। बात समझो बच्चों, ये मान लेते हैं इस पूरी क्वांटिटी को हम मान लेते हैं आर मान लेते हैं आर एक्स। तो देखो ये बच्चों आर एक्स पता चल गया और ये आर वाई पता चल गया। तो जब हम रिजल्टेंट निकालते थे तो हम क्या कर देते, इसको इधर शिफ्ट कर देते थे, ये हो जाता था आर वाई, तो आर निकल आता था। आर कैसे निकलता था, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकलती थी, थीटा, मान लो एक्स एक्सिस से यानी आर एक्स से, tan थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। तो यहाँ पर वही तो कर रहे हैं, आर वाई पता चल गया है, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी वाई अपॉन आर एक्स पता चल गया, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी एक्स। इन सब की वैल्यू रख दो, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या है, √3/2 प्लस a/2 प्लस a/√2। तो हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 इंटू ए अपॉन में ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी वाई। तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस √3/2 माइनस 1/2। ये बच्चों क्या करा है मैंने, ध्यान से समझो, ये मैंने ए कॉमन ले लिया है, सब में ए कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस √3/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2 इंटू ए। ये यहाँ पर 2 है, 1/√2, ये क्या हो गया √3 a sin 45। तो ये हो जाएगा a/√2 a sin 60, तो √3/2 a sin 45। ये क्या हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं, a sin 45, a sin 45। देखो कुछ गलत कर दिया क्या, ए वाई डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट कर लिया, ओ ए वाई डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव सही है, sin 30 है। अरे ये गलत हो गया, ये देखो ये sin 30 है, sin 30। तो ये बच्चों ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। यहाँ पर भी देखो ये हो जाएगा a/2। y तो सही था, y सही जोड़ा था कि वो भी गलत जोड़ दिया था, a cos 30, a cos 60 और a cos 45, ये तो ठीक है। बस यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, a sin 30 था, हमने sin 45 लिख दिया था। तो ये देखो a sin 30 हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा माइनस का √3 a/2 और ये हो जाएगा a/√2। तो ये माइनस का इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो y डायरेक्शन में जा रहा है, y डायरेक्शन में वो दो कंपोनेंट पॉजिटिव हैं, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया ओ ए sin 30, ओ सी sin 45 माइनस का ओ बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस, हाँ ठीक है। तो ये देखो ओ ए लिख दिया a/2 प्लस ओ बी लिख दिया हमने माइनस का √3/2a माइनस का ओ सी, तो ये माइनस का a/√2। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ये हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2 माइनस का 1/√2। ये बच्चों आ गया आपका आंसर। तो थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी tan इनवर्स ऊपर वाली वैल्यू जो भी आई है अपॉन नीचे वाली वैल्यू जो भी आई है, ये आप अपने आप लिख लेना। अगर आप ऐसे आंसर निकाल देते हो तब भी ठीक है, ठीक है। ये HC वर्मा सर की बुक का एक एग्जाम्पल था, ये वैल्यू ऊपर ये वैल्यू नीचे, समझ गया कि नहीं। इसको देख लो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज मैंने लिख दिया, बस ए और ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, tan को इधर ले आया हूँ। इसको देख लो एक बार। यार ये यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए, ये सही कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है बच्चों,
देखो बच्चों, ये लाइन बाय लाइन मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आप पहला वाला समझ गए तो इनको समझना बहुत आसान है भाई। जो भी जिस डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू पूछ रहा हो आपसे आपको करना कुछ नहीं है, 2 डायमेंशनल है तब तो बहुत आसान हो जाता है। आपको करना क्या है, एक्स वाले सारे कंपोनेंट निकाल लेने और देख लेना किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव में कि निगेटिव में, और वाई वाले सारे कंपोनेंट निकाल लेने, उनको जोड़ लेना है। ये देख लेना है कि प्लस वाई में जा रहा है माइनस वाई में, उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो अंडर रूट में एक्स वाले सारे कंपोनेंट के सम का स्क्वायर प्लस वाई वालों का सारे सम का स्क्वायर, और अगर एंगल निकाला है तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई वाला कंपोनेंट अपॉन एक्स वाला कंपोनेंट। ये मैंने कंपोनेंट में भी बताया था, अगर वहाँ नहीं याद है तो यहाँ तो मैंने समझा ही दिया। ये एक बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। क्या है बच्चों, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी एज शोन इन फिगर, रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर। तो रेडियस ऑफ द सर्किल है, 3 वेक्टर है, यहाँ बहुत सिंपल है। कह रहे हैं भैया रेडियस है तो जाहिर सी बात है इन सब का मैग्नीट्यूड यानी ओ ए ओ बी और ओ सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू ओ सी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कह रहे हैं भैया इनका हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है 3 वेक्टर का। तो अब बच्चों बहुत सिंपल है, देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं। पहला जो कन्वेंशनल मेथड है उसको हम बाद में करेंगे, जिससे अभी हम करते आ रहे हैं। एक और आसान तरीका है, देखो बच्चों याद होगा जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो मैंने एक बात बताई थी आपको रिजल्टेंट में कि अगर कोई 2 वेक्टर हैं जो कि इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, मान लो ये अभी इस तीसरे वेक्टर ओ बी को छोड़ दो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओ ए की और ओ सी की, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर से पास होगा। यानी कि अगर 2 वेक्टर हैं जो कि इक्वल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच के एंगल के हाफ से पास होगा, बाइसेक्टर से पास होगा। तो जाहिर सी बात है कि इन 2 का जो रिजल्टेंट होगा ओ ए प्लस ओ सी, वो बच्चों कितना एंगल बना रहा होगा, वो बना रहा होगा 45 डिग्री ओ ए से बना रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ये है रिजल्टेंट ओ ए और ओ सी का। इस तीसरे को भूल जाओ, मान लो ओ ए और ओ सी ही दे रखा होता तो ओ ए है आर, ओ सी है आर, तो ये जो ओ ए प्लस ओ सी होता वो किस डायरेक्शन से पास हो रहा होता, वो जाहिर सी बात है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा होता ओ ए से, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है। तो हमको बच्चों करना कुछ नहीं। अब अगर वो 45 का डिग्री यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ओ बी से पास हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमको और कुछ जोड़ना ही नहीं है, जितने वेक्टर हैं उन सबको ओ बी के डायरेक्शन में जोड़ दो। बात समझो, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, लेट ओ ए प्लस ओ सी, ये बच्चों मान लेता हूं ये है ए, ये रिजल्टेंट है ए। तो ये वेक्टर ए जो है ये जाहिर सी बात है कि ये किससे पास हो रहा है, ये ए से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना हो दोनों सेम डायरेक्शन में, अब बचा क्या, ओ बी बचा, तो मुझे करना क्या है, रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस वेक्टर ए, यही तो हो जाएगा। कहोगे सर वो तो बात ठीक है लेकिन हमको तो इसको जोड़ना है ना। तो देखो बच्चों डायरेक्शन तो पता चल गई रिजल्टेंट की। क्यों डायरेक्शन पता चल गई, कि जब इन दोनों को जोड़ने पे बी से पास हो रहा है तो एक जो वेक्टर ओ बी है वो तो ऑलरेडी बी से पास हो रहा है, तो हमको क्या करना है, इसको जोड़ देना। तो ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल है, ओ ए का ओ बी पर कंपोनेंट ले लो, मतलब इसको गिरा दो ओ बी पर गिरा दो। तो ओ बी पर गिराने पर क्या होगा, ओ बी पर गिराने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, ओ ए को कॉस कंपोनेंट ले रहे हैं, ओ ए कॉस 45, तो ये हो जाएगा बच्चों आर कॉस 45। उसी तरह से बच्चों क्या कर रहे हैं, ओ सी का ओ बी पे कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर कॉस 45, ये भी आर कॉस 45 हो जाएगा, प्लस आर कॉस 45 प्लस ओ बी ऑलरेडी है, ओ ए ले लिया, ओ सी ले लिया, ओ बी ऑलरेडी है, तो ओ बी कितना है आर, ये देखो सारे आर हैं, तो आर कॉस 45 ये हो जाएगा 2r cos 45, और 2r cos 45 का मतलब है cos 45 हो जाएगा 2r cos 45 डिग्री प्लस r, यही तो। और बच्चों ये देखो अगर मैं 2r cos 45 को 1/√2 लिख दूँ प्लस r, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये √2 ऊपर चला जाता है, ये बच्चों याद है कि नहीं,
अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, और ब्रैकेट में एक काम कर लो, ब्रैकेट ये r प्लस r, ये क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा 2, ऊपर भी √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा √2 r प्लस r। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 r। तो ये बच्चों हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैंने इसको रिजल्टेंट लिख दिया है। ये तीनों वेक्टर OA प्लस OB प्लस OC का मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये लिखने की ज़रूरत नहीं अगर आपको प्लस 45 विथ OA, देखो यही तो OA से 45 डिग्री का रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। अब देखो कहोगे सर ये बात भाई ज़्यादा समझ में नहीं आई, मैं मानता हूँ ये समझ में नहीं आई होगी। मैं यहाँ पर एक बार और जल्दी से बताता हूँ, फिर देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको जितनी कहानी मैं बताता आ रहा हूँ अगर आप उससे इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन अगर ये सब कॉन्सेप्ट याद होंगे ना, तो अगर मान लो आप मल्टीपल चॉइस वाले किसी एग्जाम में बैठ रहे हो तो आप जल्दी से निकाल लो कि भैया 2 वेक्टर हैं, तीसरे को अगर हम भूल जाए तो दोनों वेक्टर इक्वल हैं, और दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है इनको जोड़ने पे जो तीसरा वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो इनके एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, यानी 45 डिग्री से, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वो वेक्टर अगर हम मान लें वेक्टर A है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा कि हम इन दोनों वेक्टर को इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें, इसका इसी डायरेक्शन। तो देखो r cos 45 ये दोनों जुड़ गए, r cos 45 प्लस तीसरे वेक्टर को भी ले लो, वो तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, वो है r यानी वेक्टर OB। इन तीनों को जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन हमको पता ही है कि वो एंगल बनाएगा 45 डिग्री फ्रॉम OA। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर आपको और समझना है तो मैं ये भी बता दूँ, अगर आप r का OB से परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, देखो इसको OB पे गिराओ तो r cos 45 ये तो हमने ले लिया, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो तो ये वाला क्या होगा, r sin 45, और ये वाला कितना होगा, ये वाला जो OA है इसको भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, ये भी हो जाएगा r sin 45। तो देखो एक r sin 45 ऊपर जा रहा है, एक r sin 45 नीचे आ रहा है, तो इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। तो बात तो वही पड़ रही है, अगर आप इसको ऐसे करो या मैं अभी कन्वेंशनल वे में भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको एक बार देख लो बच्चों, ये तरीका देख लो, बात समझ गए हो कि नहीं, ये आंसर है। अब मैं बच्चों इसको कन्वेंशनल वे में सॉल्व करा के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है वैसे भी, और ये तो आप कर ही लोगे भाई। 3 वेक्टर हैं, r है और ये भी क्या है, r है। थोड़ा लंबा कर दो डायरेक्टली दिखाने के लिए, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो भैया सिंपल सी बात है, ये कह रहा OA B और C, यही तो कह रहा है। अब मैं एक काम करूँगा, OA का x डायरेक्शन में जैसे अभी कर रहे थे हम लोग, x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा OA का, वो तो r ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये x ही डायरेक्शन में। OB का x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा बच्चों, ये हो जाएगा r cos 45। अब आप सोच रहे होगे सर ये कर क्या रहो, ये आपने वेक्टर यहाँ लगाया, यहाँ तो स्केलर लिख, ये मैं आपको बस समझाने के लिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही करा था। ये बस बच्चों यहाँ पर आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OA इन द डायरेक्शन x, तो वो क्या हो जाएगा r। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OB इन द डायरेक्शन x, तो वो हो जाएगा कितना, r का x डायरेक्शन में, r cos 45 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन OC कितना होगा, OC तो y डायरेक्शन में, वो 0 हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, OA प्लस OB प्लस OC ये सारे x डायरेक्शन वाले जोड़ देंगे कि नहीं, क्योंकि हमको रिजल्टेंट x डायरेक्शन में पहले चाहिए। तो ये हो जाएगा r प्लस OB है r cos 45 प्लस 0। ये बच्चों से सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा r कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 45, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बच्चों हम y डायरेक्शन में ले लेंगे, तो OA का y डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा बच्चों, देखो क्योंकि ये तो ऑलरेडी x डायरेक्शन में। OB का y डायरेक्शन में क्या होगा, OB का y डायरेक्शन में ये हो जाएगा r sin 45 डिग्री, देखो होगा कि नहीं, r को ऊपर y डायरेक्शन में गिराओ, r cos 45 x डायरेक्शन में, r sin 45 y डायरेक्शन।
तो ये हो जाएगा आर साइन 45 लोगे या कॉस 45 लो, दोनों की वैल्यू एक ही। इसको बच्चों ऐसे लिख देते हैं आर ब्रैकेट में 1 + 1/√2। यहाँ पर भी आ जाओ, ये हो जाएगा r/√2। उसी तरह से ओ सी वाई कितना है, ये है बच्चों आर, ये ऑलरेडी आर है क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में। इन तीनों को भी जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 0 + r/√2 + r। इसमें से r क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + 1/√2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ये बहुत सिंपल है, ऐसे तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन देखो टाइम कितना लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये ओ ए हो गया और ये x डायरेक्शन में हो गया, ये y डायरेक्शन में हो गया। अब सिंपल है, क्या है भैया कि भाई आर एक्स पता चल गया, आर वाई पता चल गया। अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है आर, या कह दें रिजल्टेंट, RES रिजल्टेंट पता करना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट होगा √RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। तो RX आप निकाल चुके हो, RX कितना है, R ब्रैकेट में 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस R, अब देखो दोनों को स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो आर स्क्वायर कॉमन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √ में 2r², 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और ये पूरा पूरा स्क्वायर वाला टर्म बाहर आ जाएगा √ के, ये क्या हो जाएगा r 1 + 1/√2। ब्रैकेट में कितना बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ ये 2 बचेगा कि नहीं। इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा r√2 + 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देखो ये रिजल्टेंट आ गया। अब कहोगे सर एंगल कैसे पता करेंगे? एंगल भी बहुत सिंपल है, tan थीटा कितना होता है, tan थीटा RY/RX, और जाहिर सी बात है RY भी आपका उतना ही आया, RX भी उतना है, तो ये 1 हो जाएगा। आप अपने आप कर लेना, वो कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। देखो आंसर वही आ रहा है कि नहीं। ये देखो पहले वाला जो केस हम लोगों ने जैसे सॉल्व करा था, √2 + 1r और ये एंगल 45 डिग्री, यहाँ पर भी देखो आंसर उतना ही आ रहा है, √2 + 1r और एंगल 45 डिग्री। बात समझ गए कि नहीं? तो दोनों ही तरीके सही हैं, बस उससे आपकी मैच्योरिटी पता चलती है कि आपने वेक्टर्स के साथ टाइम कितना गुजारा है। और इससे इससे कुछ नहीं पता चलता, इससे पता चलता है कि आप भेड़ का हिस्सा हो, मतलब भेड़ जो चाल चली जाती। ठीक है, इसको देख लो एक बार। देखो बच्चों, 1-2 क्वेश्चन और रखे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स OA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू OA, फाइंड द एंगल AOB। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो OA और OB दो वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 6 मीटर, और बीच का एंगल दे रखा है थीटा। हमको इस थीटा को पता करना है, यानी एंगल AOB थीटा पता करना है। कह रहा है भैया कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी वेक्टर R, वो y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। इससे एक चीज़ क्लियर होती है, क्लियर ये होता है भैया कि अगर रिजल्टेंट दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक Rx और एक Ry, तो जाहिर सी बात है Rx वाला जो कंपोनेंट है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि रिजल्टेंट पूरा पूरा y की डायरेक्शन में जा रहा है। तो सिंपल सा एक काम करना है, हमको जो x डायरेक्शन वाले जितने हैं उनको 0 इक्वेट कर देना है, यानी Rx को 0 के बराबर कर देना है। तो Rx मतलब OA का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी 4 दे रखा है क्योंकि y डायरेक्शन में तो है नहीं। और OB का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 cos 30। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं कि थीटा तो ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, 90 से ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं इसका कंपोनेंट हमको इधर गिरा देना है। बच्चों वो अपने आप आंसर आ जाएगा, आप अपना दिमाग मत लगाना। आप OB cos थीटा लो, cos थीटा x एक्सिस पे इसको गिराओ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 cos थीटा। अब देखो Rx का मतलब क्या हुआ, Rx का मतलब हुआ OAx x डायरेक्शन में प्लस OBx, यही तो। इनको जोड़ दो, इनका मैग्नीट्यूड जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 4 + 6 cos थीटा, और ये 0 है क्योंकि पूरा पूरा रिजल्टेंट y डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी कि उसकी x डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी, 0। और यहाँ से बच्चों हम cos थीटा निकाल लेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा, -4/6,
मैंने क्या करा, -4 को उधर ले गया, -4 और 6 नीचे आ गया। तो ये बच्चों अगर आपके इस लेवल पे ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थीटा ऐसे लिख दोगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्योंकि ये आर्क टेंजेंट लोग है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा, तो कॉस उधर जाएगा, तो जाएगा कॉस इनवर्स -2/3। यह आंसर हो गया आपका। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको देख लो एक बार बच्चों, फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ OAX वेक्टर इज इक्वल टू 4, बच्चों ये वेक्टर नहीं है, क्या मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ, ये लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OA इन द डायरेक्शन ऑफ x। उसी तरह ये लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OB इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो फिर नीचे ये लाइन क्या लिखी हुई है, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन x, या ये भी लिख सकते हो सम ऑफ OA एंड OB इन द डायरेक्शन x। बात समझे, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है शुरुआत से, जब से क्वेश्चन लगा रहा हूँ। एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी, एक तरफ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा लिखा नहीं जाता, मैं टाइम की कमी है और प्लस क्या है कि जल्दी जल्दी सॉल्व भी कराना है आपको, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप पूरी पूरी लाइन लिखना, इतनी अकल लगाना बच्चों की, इतना तो मैं गधा हूँ नहीं कि मैं डायरेक्टली लिख दूंगा वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये देख लो एक बार। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली क्लास में सॉल्व करा है, लेकिन वो एक जनरल क्वेश्चन नहीं था, ये एक जनरल क्वेश्चन है। उसमें वैल्यूज़ दे रखी थी i j k के टर्म में, और हमको प्रूफ करना था कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर बराबर है उनके मैग्नीट्यूड, तो a हमेशा b के परपेंडिकुलर होगा। अगर दो वेक्टर हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, शो दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। बच्चों उसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या तरीका है बच्चों, कि अगर हम a प्लस बी ये जो वेक्टर हैं इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, तो आपको ध्यान होगा कि a डॉट बी बच्चों क्या होता है, a डॉट बी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। और अगर दोनों वेक्टर सेम हो यानी a इज इक्वल टू बी हो जाए, तो a डॉट ए क्या होगा, a डॉट ए होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस, अब दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल तो जीरो ही होगा, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को निकालना हो तो जो अंदर लिखा है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, यानी कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब बच्चों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब लेना है तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करो, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। तो देखो a डॉट ए, यही तो लिखा हुआ है, a डॉट ए, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए, अब ये वाले कंपोनेंट b डॉट ए प्लस b डॉट बी, यही तो। और बच्चों आपको पता है a डॉट ए हो या b डॉट बी, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मॉड ऑफ a इंटू कॉस 0, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। मॉड ऑफ a का स्क्वायर लिखो या इसको डायरेक्टली a स्क्वायर लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। और बच्चों एक चीज़ और पता होगी कि वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब a डॉट बी और b डॉट ए दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे 2a डॉट बी प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, लिखा हुआ है कि नहीं। उसी तरह बच्चों हम क्या लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और उसी तरह हम बच्चों क्या करेंगे, a माइनस बी वेक्टर जो दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी डॉट a माइनस बी। इसका बच्चों लो डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा a डॉट ए माइनस a डॉट बी, ये क्या हो जाएगा माइनस b डॉट ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b डॉट बी। अब बच्चों इसको इसी की तरह सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर और a डॉट बी डॉट ए, ये माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a डॉट बी प्लस का b स्क्वायर, यही तो। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लो।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या लिखूं, मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तब भी तो बात एक ही है। और इन दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ये क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों देखो, दोनों इक्वल साइड, ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचा प्लस का 2ab, इधर बचा माइनस का 2ab, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब आपको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो एक चीज़ बोली थी, कोई भी टू नॉन जीरो वेक्टर हैं, जैसे कि यहाँ पर a और b ही है, उनका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है, अगर उनके बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। क्योंकि cos 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, a डॉट बी जब निकालोगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 90, और cos 90 होता है 0। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि a डॉट बी 0 आ गया इस कंडीशन में। इसका मतलब वेक्टर, ये जो a है वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अंग्रेजी आप लिख लेना अपने हिसाब से, समझ गए, इसको देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, ये क्या क्वेश्चन है, ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। क्या है भैया, एंगल निकालना है, तो हम जाहिर सी बात है एंगल निकालने के लिए अगर i j k के टर्म में दिया हो, मैंने पहले भी बताया था, तो उस केस में हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। अब थीटा निकालना है, LHS और RHS में इन दो क्वांटिटीज को हम पहले तीन क्वांटिटीज को निकाल लेते हैं। तो पहले a डॉट बी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। a डॉट बी, a कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट b कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब करना कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था i से i वाला मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 4 8 प्लस j से j वाला 3 इंटू 3 9 प्लस k से k वाला 4 इंटू 2 8। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 प्लस 9 25। उसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, अंडर रूट i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर या कोफिशिएंट का, सॉरी, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, यही तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, रूट 29, ये हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो b का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 प्लस 4, तो ये भी आ जाएगा रूट 29, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यू रख देनी है। a डॉट बी बच्चों कितना आया, a डॉट बी आया है 25, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, यानी रूट 29 इंटू रूट 29 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, रूट में मल्टीप्लाई होगा तो ये 29 हो जाएगा, 25/29, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 25/29। ये आंसर हो गया बच्चों। आप ये बच्चों सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ गलत हो गया तो देख लेना मैथमेटिक्स, ये बहुत सिंपल था, मैं बस एक बार आपको डॉट प्रोडक्ट डिवाइस कराना चाहता था इस वाले लेक्चर में भी, इसलिए इसको देख लो एक बार।
एक बच्चों ये क्वेश्चन बचा है, मैंने आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी 3 अगर वेक्टर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको ऐसे लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी, वो निकालना है। तो वेक्टर ए दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 7k, वेक्टर बी दे रखा है i प्लस 2k और वेक्टर सी दे रखा है j माइनस k। तो हमें निकालना क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो। तो बी क्रॉस सी हम पहले निकाल लेते हैं यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से। आई जे के को लिख दिया, बी में आई जे के कंपोनेंट क्या है, आई का है 1, जे हमारा 0 है और के है 2। उसी तरह सी में क्या है, आई 0 है, जे 1 है और के हमारा -1 है। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप ब्रैकेट में आई वाला कॉलम और आई वाली रो को छुपाओ, 0 इंटू -1 0 माइनस का 2, तो ये 0 माइनस 2 हो गया। माइनस का जे कैप ब्रैकेट में जे वाला कॉलम और जे वाली रो, 1 इंटू -1 माइनस का 1 और 2 इंटू 0 0 प्लस का के ब्रैकेट में के वाले कॉलम और के वाली रो को छोड़, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0 हो गया कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप और ये माइनस का 1 माइनस का जे, तो ये प्लस का जे कैप और ये 1 के कैप, तो ये के कैप आ गया कि नहीं। अब बस करना कुछ नहीं, ए का इस वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी बच्चों क्या हो जाएगा, ए लिख दो, ए कितना है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट डॉट ब्रैकेट में माइनस का 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, आई का आई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस का 4 माइनस का जे माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3 प्लस का 7 इंटू 1 प्लस का 7, तो माइनस का 4 माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 7, ये आ जाएगा 0। ये आपका आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये 0 आएगा तो क्या होगा, ये रीज़न दीजिए या बताइए। लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम इस क्वांटिटी को निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी तो एक नंबर आता है विथआउट एनी डायरेक्शन, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि ये क्वांटिटी दिखाती है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, यानी कि एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब है तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपको मैंने बस ध्यान दिलाने के लिए याद दिलाया, ठीक है। ये भी देख लो एक बार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो बच्चों, वेक्टर में जितना कुछ हो सकता था मैंने सब आपको बता दिया है। अगर बीच में कुछ मुझसे मैथमेटिक्स में या कुछ गलती हो गई तो वो आप नेगलेक्ट कर देना, आप सॉल्व करना, सही हो जाएगा। मैथमेटिक्स की गलती होगी, कॉन्सेप्ट की गलती नहीं। मैं भी जल्दी में हो सकता हो गया हूँ। वेक्टर बच्चों पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा वेक्टर आपको शायद ही कहीं मिले, ठीक है। इस लेवल पे एक दो चीज़ें बतानी है वो झट से देख लेते हैं, फिर हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मोशन। इतनी जो कहानी पढ़ रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सब कुछ मोशन में है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो बच्चों, बताना क्या चाह रहा था मैं आपसे, एक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये समझ लेते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये कलरफुल डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ओके सर ये क्या बना रहा हूँ, अभी सब समझ जाओगे। आप कहोगे सर ये आपने क्या बना दिया। देखो बच्चों, यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, वेक्टर्स। ये बच्चों एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। वेक्टर्स एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये समझ लो। बहुत सिंपल सा एक बात कही गई है कि भाई फिज़िक्स में जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं
तो वो कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेंज नहीं हो जाता। मतलब अगर मैं इस जगह पर बैठा हूँ, सीधे सीधे आपको देख रहा हूँ, तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैसे ही अप्लाई होगा अगर मैं ऐसे टेढ़ा होकर आपसे बात करने लगूँ या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को टिल्ट कर दूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहीं और रख दूँ जाके। बात समझ रहे हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो फिजिकल लॉ हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस ऑब्जर्वर हो सकता है उसको अलग तरीके से देखे, लेकिन जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पर उसी का एक प्रूफ दिया गया है कि वेक्टर के हेल्प से हम पता करें, दिखाएं कि लॉ ऑफ जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को उसको चेंज कर दें तो वो चेंज नहीं होता। जैसे बच्चों मैंने पहले एक नॉर्मल, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको परपेंडिकुलर, ये मैंने एक नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस ले रखी है और मैंने दिखाया है कि एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है वो ए एक्स है, वाई पे ए वाई, इनका रिजल्टेंट ए है जो कि थीटा से कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ए के दो कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई। मैं थीटा से एंगल बना, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, ये दिख रहा है आपको, इन सबको भूल जाओ। फिर मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस नीले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठाकर ऐसे टिल्ट कर दूं, कितने एंगल से, थीटा एंगल से अगर इसको टिल्ट कर दूं, घुमा दूं, तो क्या कुछ बदलाव आएगा? बच्चों बदलाव आएगा। आएगा क्या कि मान लेते हैं कि अब ये जो आपका रिजल्टेंट यानी ए वेक्टर है वो नई वाली एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस ये थी, अब ये एक्स डैश हो गई है मान लो, और ये हो गई है वाई डैश। अब ये वाला जो वेक्टर है वो नई वाली एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा डैश, थीटा डैश। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका ए एक्स डैश है वो चेंज हो गया है। वो कितना हो गया? वो हो गया ए कॉस थीटा डैश। और ए वाई आपका क्या हो गया है? ए कॉस थीटा डैश। कैसे? इसको इस वाली एक्सिस पे गिराओ, नई वाली एक्स एक्सिस पे, और वाई डैश यानी कि वाई वाला कंपोनेंट नई वाई एक्सिस पे, ये जो वाई डैश लिखा हुआ है वाई डैश, तो इसको इस पर गिराओ तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डैश, ए साइन थीटा डैश। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो वही रहेगा जो पहले था, वो हो जाएगा ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस ए वाई डैश का स्क्वायर। बात समझे? और वो होगा कितना? वो पहले की वैल्यू के बराबर होगा। पहले क्या था कंपोनेंट? पहले बच्चों देखो ए एक्स था आपका ए कॉस थीटा, क्योंकि देखो ए आपका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, तो ए कॉस थीटा। उसी तरह से ए वाई क्या था आपका? ये था ए साइन थीटा, यानी ये जो ब्लू वाली एक्सिस है, पुरानी वाली एक्सिस, ये बराबर होगा किसके? ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर। बात समझे? तो ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को टिल्ट भी कर देते हो तो होगा बस इतना कि इनके जो आपने कंपोनेंट तोड़े हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, वो नई एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ चेंज हो जाएंगे, लेकिन उनको जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी, वो ए ही रहेगी। चाहे ऐसे निकालो कंपोनेंट इस नए वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या इससे निकालो। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि चाहे 2 और 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा, और चाहे 1 और 4 जोड़ो तब भी 5। वो नंबर ऑफ इन्फानाइट वे हैं, इसको जिस एंगल से टिल्ट करते जाओगे उस हिसाब से ए एक्स डैश और ए वाई डैश चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर एंगल में भी एक रिलेशन है। थीटा क्या है? थीटा है जिस एंगल से आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को टिल्ट करा है फाई, भाई इसको उठाकर हमने 5 डिग्री से रोटेट कर दिया है, प्लस नया वाला जो एंगल थीटा डैश है जो कि रिजल्टेंट बना रहा है एक्स एक्सिस, नई एक्स एक्सिस एक्स डैश से, वो है थीटा डैश। तो ये भी आपका एक रिलेशन है। ये 2 चीज़ें बच्चों आप ध्यान में रखना। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये सब, ये बहुत महीन चीज़ें हैं, मतलब माइन्यूट चीज़ें जो आपको दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी मैच्योरिटी दिखाती हैं। बात समझ रहे हो कि आप फिजिक्स समझे कितना हो? ये एक बार देख लो, इसको लिख भी लो। ठीक है बच्चों, वेक्टर्स एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स ये टॉपिक है इसका। नहीं भी लिखोगे तो मैं नोट्स तो दे ही दूंगा। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और मैं कहूँगा, इसके बाद बस कहोगे सर ये कह के आप 9-10 लेक्चर ले लियो। बच्चों मैं चाहता नहीं हूँ कि आप हर जगह भटको, एक ही जगह आ गए हो और जब यहाँ से पढ़ लो तो आपको ये लगे, जब आप कहीं भी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ या किसी किताब की, आप जब वहाँ समझने जाओ तो आपको ये ना लगे अरे ये तो वहाँ बताया नहीं गया, ये तो वहाँ नहीं बताया। 1 स्टॉप शॉप जो बोला जाता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। बस ये एक चीज़ और सुन लो बच्चों, अभी तक हम कन्वेंशनल वे में एक चीज़ पढ़ते आए हैं कि अगर कोई रिजल्टेंट है, मान लो ये आर एक वेक्टर है, तो इसके हम 2 कंपोनेंट हमेशा तोड़े हैं, या तो इसको एक्स डायरेक्शन में तोड़े हैं आर एक्स, या हम वाई डायरेक्शन में तोड़े हैं आर वाई, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा निकाले हैं।
एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन। लेकिन क्या हमेशा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिससे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेंगे हमेशा? देखो एडवांस फिजिक्स जो होती है उसमें कोई, ये तो भाई हमने अपनी मर्जी से माना है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने परपेंडिकुलर मान लिया। मान लो कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जिसमें एक्स और वाई परपेंडिकुलर ना हो, वो ऐसे हो, वो ऐसे हो, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल कुछ मान लेते हैं हम फाई है, फाई, इनके बीच का एंगल फाई है, और आपसे कह दें कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक वेक्टर आर है, उसका अब एक्स और वाई के डायरेक्शन में हमको बताओ क्या कंपोनेंट, यानी आर एक्स अब निकालना है। और ये भी एक कंडीशन दे दी जाए कि आर जो रिजल्टेंट है वो नई वाली एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, आपको मैंने रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम एक लॉ पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर कोई रिजल्टेंट है, अगर कोई रिजल्टेंट है आर, तो उसका दो वेक्टर के बीच में मान लो ये आर एक्स है और ये आर वाई है, बीच में एंगल कितना बना रहे हैं भाई, ये नई एक्स एक्सिस, ये नई वाई एक्सिस, ये एंगल है फाई, और ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है अल्फा। अब हमको पैरेललोग्राम लॉ निकालना है, हमको क्या करना है, नया आर एक्स निकालना है और नया आर वाई निकालना है, और ये कंडीशन दे रखी है कि आर एक्स और आर वाई अब परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ की तरह, उनके बीच का एंगल फाई है और रिजल्टेंट नई एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है। तो सिंपली हमको करना कुछ नहीं है, हमको आर एक्स आर वाई पता करना है। तो एक हमारे पास इक्वेशन है आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2rx ry cos फाई। कहोगे सर हाँ ये इक्वेशन तो थी, वहाँ पर हमने ए बी के फॉर्म में पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, मतलब cos थीटा जो भी ले लो, दो वेक्टर्स के बीच खाएंगे। तो हमने बच्चों वही तो करा है, आर को हमने तोड़ा है, लेकिन अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट में नहीं तोड़ा, अब हमने किन्हीं और अलग कंपोनेंट में तोड़ लिया है, आर एक्स आर वाई जिनके बीच का एंगल फाई है। तो एक इक्वेशन इससे कह दोगे सर यहाँ पर हमको फाई तो पता है, आर पता है, और इक्वेशन एक ही है, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से, क्योंकि हमको पता करनी है दो चीज़ें, तो एक इक्वेशन और होनी चाहिए, वो भी बच्चों बताओ। आपको अल्फा पता है कि भैया जो रिजल्टेंट है वो नई वाली एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बता रहा है, तो ये भी हमको पता है कि tan अल्फा इस केस में हम लोगों ने निकाला था पैरेललोग्राम में, वो क्या होता है, जो दूसरा वाला वेक्टर है जिससे एंगल नहीं बन रहा है, यानी आर वाई, आर ये क्या हो जाएगा, आर वाई साइन फाई अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई कॉस अल्फा कॉस फाई। ये पता है कि नहीं, आर वाई साइन फाई अपॉन आर एक्स प्लस आर वाई कॉस फाई, ये दोनों हमको पैरेललोग्राम लॉ से इक्वेशन पता चली थी। अब हमको करना कुछ नहीं है, अल्फा पता है, फाई पता है, आर पता है, आर एक्स और आर वाई, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। ये बच्चों हो सकता है इस लेवल पे आपको ये करने की ज़रूरत ना पड़े कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी तक आप परपेंडिकुलर ही लेते रहोगे इस पूरे क्लास 11-12 में, लेकिन मैंने कहा कि इन केस अगर एक्स वाई एक्सिस ऐसी ले ली जाए तब कंपोनेंट कैसे डिवाइड करोगे, तो ऐसे डिवाइड करोगे, बहुत सिंपल है भाई, तोड़ना है हमको इसको, तो चाहे परपेंडिकुलर में तोड़ो तो बहुत सिंपल होता है, उस केस में आर क्या हो जाता है, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो ये प्लस 2rx आर वाई वाला कंपोनेंट होता है कॉस फाई इस केस में 90 डिग्री है, यानी आर एक्स और आर वाई के बीच कहेंगे वो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो इसलिए वो आ जाता है डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। इस केस में ये जीरो नहीं होगा तो वैल्यू आ जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? ये बच्चों कुछ कहानी थी वेक्टर्स को लेकर, मुझे जितनी मैं मेहनत कर सकता था वेक्टर पे मैंने करी है आपको समझाने के लिए। नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को एक बार पॉज करके समझने की कोशिश करना, जहाँ पर भी अटक रहा हो कमेंट में बताना कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, कोशिश करूँगा उसको दोबारा बता दूँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। थैंक यू। Notes PDF link is in the description.